हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज आप पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 3 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो सबसे पहले आर्टिकल में बात की गई है वो वापस से वैक्सीनेशन और जो केसेस हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं उसको लेकर बात की गई है। जो सेकंड वेव्स में जो हमें ट्रबल हुआ था, जो हमें प्रॉब्लम्स सेकंड वेव्स में देखने को मिली थी, उन प्रॉब्लम्स से निपटने के पहले ही निपटने के लिए यहाँ पर बात कही गई है कि जो भी सेकंड वेव में हमें प्रॉब्लम आई थी उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए इस वेव में। और जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका सॉल्यूशन पहले से ही इजाद करके या पहले से ही उनका सॉल्यूशन जो है हम अपने पास में रखकर थर्ड वेव के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो केसेस है उनका नंबर अभी हाल ही में बढ़ा है, 40,000 तक पहुंचा था, और अभी जो डेली केसेस का नंबर है वो थोड़ा और बढ़कर 41,000 तक आ गया है। तो इसलिए जो नेशनल प्रोपोर्शन है वो अभी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक वापस से कंसर्न है। और चूंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अभी ये कहा भी है कि जो थर्ड वेव है उसका अगस्त और सितंबर में ही जो आगमन है वो बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय है वो और भी क्रूशियल हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है वो मेजर बनी हुई है, जिसमें केरला सबसे ऊपर है। केरला में जो आधे केस हैं लगभग वहाँ केरला से ही प्राप्त हो रहे हैं। 20,000 के केसेस लगभग जो हैं वो केरला से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। आप देखेंगे कि केरला जो फर्स्ट वेव में इनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही बढ़िया था। और ऐसी स्थिति में केरला के साथ में अगर अब ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो फिर अदर स्टेट्स के लिए भी ये एक बहुत ही कंसर्न चीज़ है कि किस प्रकार से इस मैनेजमेंट को वापस से इम्प्रूव किया जाए और जो पुरानी स्थिति है उस स्थिति पर पहुंचा जाए। इसके अलावा जो टेस्टिंग का जो लेवल है उसे भी बढ़ाने की बात की गई है। अभी जो हमारे देश में टेस्टिंग की जा रही है वो 1,30,000 के समथिंग जुलाई 25 को की गई थी, और 1,62,000 के समथिंग अभी मंडे को की गई है। इसका मतलब 2 अगस्त को 1,62,000 टेस्ट किए गए हैं। टेस्टिंग का जो नंबर है वो भी अभी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब जो केसेस हैं वो भी अभी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं अभी आने वाले समय में। तो ये भी एक कंसर्न इसमें जो है वो जताया गया है। और 11 स्टेट्स जो हैं वो मेन प्रॉन एरिया हैं आपकी थर्ड वेव के लिए। तो इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया का जो हमारा एरिया है और जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं उन पर थर्ड वेव का असर ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। और इसीलिए आईसीएमआर ने जो अभी सीरोलॉजिकल सर्वे अपना किया है फोर्थ, उसमें बताया है कि जो 46 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 10% से ज़्यादा की पॉजिटिविटी रेट आ रही है। और जो 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है 5 से 10 के बीच की बनी हुई है। तो इसलिए जो इंडिया का जो नेशनल रेशियो है वो भी 5 के समथिंग ही है। तो अगर हम एक बार 53 डिस्ट्रिक्ट जो 5 से 10 के बीच में हैं उनको छोड़ भी दें तो 10 से ज़्यादा जो 46 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी पॉजिटिविटी रेट बनी हुई है उसको हमें देखकर चलना होगा। और वहाँ पर इस नंबर को बैलेंस करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि जो नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे है वो अभी आईसीएमआर ने कंडक्ट किया है, और ये बताया गया है कि एक मेजर पॉपुलेशन में अभी भी एंटीबॉडी जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए वो उन्हें अभी खतरा उसी प्रकार बना हुआ है जिस प्रकार फर्स्ट वेव में बना हुआ था। तो इसलिए एक सस्टेनेबल मैनर में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 45 के ऊपर का जो एरिया है, 45 के ऊपर जो एज के जो लोग हैं उनको फुली वैक्सीनेटेड करने की कवायद हमें शुरू कर देनी चाहिए। और तुरंत प्रभाव से उन्हें फुली वैक्सीनेटेड 45 से ऊपर के लोगों को तो करना ही चाहिए। और जो पॉपुलेशन है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग
दिसंबर तक जो है वो कम से कम एडल्ट को तो वैक्सीनेट कर देंगे। एडल्ट को वैक्सीनेट करने के लिए हमें 94.4 करोड़ से जो डोजेज़ हैं वो एडमिनिस्टर करनी पड़ेंगी, लिक्विड डोज लगानी पड़ेंगी। तो जो कि अभी जो हमारा लक्ष्य है, जो हम डेली अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत ही दूर अभी नज़र आ रहा है। और जो सरकार ने जो टारगेट रखा है दिसंबर तक का, वो अचीव करने के लिए हमें डेली 90 लाख से 1 करोड़ तक का जो वैक्सीन है वो डेली लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ 30 से 40 लाख जो वैक्सीन है वो लगा पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 90 लाख में अगर 30 लाख का कंपैरिजन करेंगे तो ये है लगभग 1/3 ही अभी आ रहा है। तो 1/3 होने की स्थिति में दिसंबर तक अगर हम अपना टारगेट लेके चलें तो वो भी 1/3 ही अचीव होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डाटा है अभी और भी भयानक स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो बहुत ही कम जो वैक्सीनेशन है वो हो पाएगा। और वैक्सीनेशन कम होने की स्थिति में लोगों में एंटीबॉडी डेवलप नहीं होंगी जब तक, तब तक ये स्थिति और भी भयानक होने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद में किसी में कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद में एक थोड़ी निश्चितता आ जाती है कि इसे डोज लग गई है तो वो जो तुरंत प्रभाव से इस बीमारी के फैलने की जो जड़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो थोड़ी निश्चितता संतुष्टि मिल जाती है कि वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो हो गई है। बाकी अब बीमारी अगर किसी को हो रही है तो उसमें तो किसी को रोक नहीं सकते। कुल मिला के जो इसमें बात की गई है वो वैक्सीनेशन का जो लेवल है उसे बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही जो जो स्टेट जो कंसर्न में है, जो 11 स्टेट की अभी हमने ऊपर बात की है, वो 11 स्टेट को चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर और उसको अभी वापस से अभी से ही टाइट करना शुरू कर दें, जिससे कि जो अभी स्थिति है वो बिगड़ने से बच जाए। जैसे कि जो क्राउड का जमा होना है और अदर जो चीज़ें हैं जिससे कि है ना पीपल एक साथ में मिलते हैं, करते हैं या आगे जाते हैं, और इस प्रकार जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगाना उनको शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जो केसेस हैं उनके नंबर में कमी आए। तो इस प्रकार से ही जो थर्ड वेव है उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। साथ ही हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। और उसे फाइन, पहले तो उसे फाइंड करने की ज़रूरत है और फाइंड करके उसे ब्रेक करने की ज़रूरत है। तभी जाके जो थर्ड वेव से हमें एक सेटिस्फैक्ट्री जो रिज़ल्ट है वो मिल पाएगा। नहीं तो अगर इस थर्ड वेव में भी अगर स्थिति अनकंट्रोल रही तो इसमें भी बहुत ही भयानक रिज़ल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यही बात इस आर्टिकल में कही है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो भी कोविड-19 से रिलेटेड जो अभी स्थिति है उसको लेकर की गई है। और कोविड-19 को लेकर अभी ICMR ने जो सीरो सर्वे किया है उसके डाटा और उसके उसके इंटरप्रिटेशन पर जो कॉशंस हमें लेने चाहिए, जो भी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उन सावधानियों को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है। और किस प्रकार जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें जो स्थिति अभी सीवियर बनी हुई है, उन स्टेट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है कि नेशनल जो सीरोलॉजिकल सर्वे है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो किस प्रकार हमें दिखाई देता है, और किस प्रकार जो इंडिया है उसे आगे की जो रणनीति है वो बनाने की ज़रूरत है। अभी आप देखेंगे कि जो सीरोलॉजिकल सर्वे है वो अभी किया गया है। इससे पहले जो थर्ड जो सीरोलॉजिकल सर्वे था वो दिसंबर जनवरी में किया गया था। दिसंबर जनवरी में जो सीरोलॉजिकल डाटा था उसके डाटा में और अभी जो डाटा है उसमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिला है। 67% जो पॉपुलेशन है वो अभी उसमें जो टेस्ट पाया गया है एंटीबॉडीज़ का वो पॉजिटिव पाया गया है। इसका मतलब जो 67% जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है देश की, उसमें कोरोना वायरस
का जो लक्षण है वो पाया गया है, उस प्रकार उनकी एंटीबॉडीज उसमें पाई गई हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं उन बच्चों में भी जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो भी उसमें एंटीबॉडीज़ को लेकर अगर बात की जाए तो वो भी आधा का पाया गया है, 50% के समथिंग पाया गया है। तो इस प्रकार जो देश की 40% जो जनसंख्या है वो पहले ही कोरोना वायरस को लेकर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर चुकी है, उसमें एंटीबॉडीज़ मिल गई हैं। लेकिन इस प्रकार के जो डाटा अवेलेबल है उससे यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि जो एक बार अगर इस पॉपुलेशन को कोविड-19 हो गया है तो सेकंड टाइम वो जो कोविड-19 है वो उस पॉपुलेशन को नहीं होगा। चूँकि अगर एक बार उस पॉपुलेशन को अगर कोविड-19 हो गया है तो देखने में यह आया है कि वही पॉपुलेशन वापस से उसी इन्फेक्शन के लिए इजी टारगेट हो जाता है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है। तो इस प्रकार से जो ये डाटा है वो उससे हमें काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। और जो इंडियन स्टेट्स में अभी प्रॉब्लम बरकरार है शुरू से लेकर अभी तक, उन स्टेट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में काम करने की ज़रूरत है। और जो इन्फेक्शन है उसमें यहाँ पे खाली इन्फेक्शन की ही बात इंडिया में नहीं की गई है। इन्फेक्शंस के अलावा जो इन्फेक्शन के साथ में जो हमें और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन है और जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर बात की जाए तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को लेकर भी मेजर कंसर्न अभी देखने को मिला है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन का जो नंबर है वो डाउन हो गया था। अभी इसी वीक में जो वैक्सीनेशन का नंबर है वो अप हुआ है और 5 लाख के समथिंग 50 लाख के समथिंग जो है एडमिनिस्टर की गई हैं अभी हाल ही में वैक्सीन। तो इस प्रकार की जो स्पीड है वो हमें वैक्सीनेशन को लेकर बनाए रखनी पड़ेगी, जिससे कि जो एंटीबॉडी हैं वो पब्लिक में डेवलप हो सकें और कोरोना से लड़ने की जो उन्हें ताकत है वो मिल सके। और इसके अलावा जो एक मेजर कंसर्न यहाँ पर दिखाया गया है वो वेरिएंट्स को लेकर दिखाया गया है। वेरिएंट्स को लेकर जो डाटा है वो भी अभी अलग अलग अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने जो टेस्टिंग का जो मेथड अपनाया है वो मेथड अलग अलग अपनाया है। इसके अलावा इस सीरोलॉजिकल सर्वे में यह भी बात निकल कर सामने आई है कि जो 21 स्टेट के जो 70 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसमें क्लियर ये इंडिकेशन मिला है कि जो केसेस हैं वो वहाँ पे नंबर अभी बढ़ रहा है और वहाँ पर टेस्ट का नंबर भी बढ़ रहा है। टेस्ट का नंबर बढ़ रहा है तो आने वाले समय में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर भी वहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इस प्रकार जो सीरोलॉजिकल सर्वे है वो हालांकि एक बहुत ही छोटी पॉपुलेशन पे किया गया है, लेकिन इसमें जो डाटा निकल के आया है वो उसका सही तरीके से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो डाटा है वो अलग अलग स्टेट से भी लिया गया है, जिसमें राजस्थान, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात जैसे जो स्टेट्स हैं उसमें 75% जो सीरो पॉजिटिविटी रेट वहाँ पे देखने को मिली है। इसी प्रकार आसाम, केरला और वहाँ पर जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो 60% के बिलो है। इसमें सबसे कम जो सीरो पॉजिटिविटी रेट देखने को मिली है वो 44% केरला में देखने को मिली है। दोस्तों आप देखेंगे कि केरला में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 44.4% के समथिंग वहाँ पर देखने को मिली है। इसका मतलब जो पूर्व में जो फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में जो वहाँ पर केसेस थे वो बहुत ही कम थे। पॉजिटिव रेट वहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिली थी, केसेस वहाँ पर बहुत ही कम थे। बहुत ही बढ़िया जो मैनेजमेंट केरला के गवर्नमेंट ने और पब्लिक ने वहाँ पर दिखाया था। तो उसी को लेकर जो यहाँ पर बात यहाँ पर कंसर्न के रूप में जाहिर की गई है कि जो मैनेजमेंट केरला के गवर्नमेंट ने उस समय वहाँ पर किया था वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया था और इसी कारण जो वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब जो केसेस हैं वहाँ पर काफ़ी कम आए थे तो पॉजिटिविटी रेट भी कम है। लेकिन अभी केरला में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट कम होने की वजह से वहाँ पर जो लोग हैं उनके वापस से इन्फेक्टेड होने की जो आशंका है वो भी काफ़ी बड़े लेवल पर जताई जा रही है। तो इसी प्रकार से जो तमिलनाडु है वो तमिलनाडु ने
अपना जो सीरोलॉजिकल सर्वे किया, अभी वो अपने सेपरेट लेवल पे किया था। उन्होंने एक दूसरे मेथड से जो है वो ये सीरोलॉजिकल सर्वे किया था, जिसे कीमो इम्यूलेनेंस सर्वे कहा जाता है। और ये जो सर्वे था वो एंटीबॉडी का सर्वे जो ICMR ने यूज़ किया है उससे डिफरेंट था। तो इस प्रकार जो उनका रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला है, जिसमें कि जो नेशनल रेट है वो जब 7.7%, 7% और 24% हमें देखने को मिला था, वो उसी में जो केरला में जो डाटा आया था वो 0.3%, 0.9% और 11.6% देखने को मिला था, जो कि उस समय पे नेशनल जो एवरेज था उससे भी काफ़ी कम देखने को मिला था। लेकिन अभी लार्ज नंबर पर वहाँ पर जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। देश में जो जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसके लगभग आधे आप देखेंगे तो आपको केरला में मिलेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु का जो डाटा है वो भी अभी डिफरेंट हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो 31% से लेकर 29% तक के रेशियो में वहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है देखने को मिल रही थी शुरू में, जो कि अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो वहाँ पर 66% के करीबन हो गई है। और तमिलनाडु के 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 38 डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। और वहाँ पर इस प्रकार का डाटा निकल कर आया है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुवन्नामलाई में अगर आप बात करते हैं तो 43%, 24% और 31% की पॉजिटिविटी रेट देखने को मिली है सीरो सर्वे में। तो इस प्रकार से जो वहाँ पर पहले ही इतनी जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर में जो ये रेशियो था वो 41%, 22% और 36% था। इसके बाद में अक्टूबर के बाद में अप्रैल में आप अगर देखेंगे जो सेकंड सीरो सर्वे तमिलनाडु ने किया था उसमें ये रेशियो 45%, 20% और 34% था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे डाटा अगर तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें शुरू से लेकर अभी तक कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। और आप अन्य अगर ज़िलों में देखने की बात करेंगे तो मदुरई में जो है 40 से लेकर 19 से लेकर 79% तक जो चेंजेस है वो देखने को मिला है। और इस प्रकार का जो डाटा है वो तमिलनाडु के लिए बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन देता है कि भविष्य में जो तमिलनाडु की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसी प्रकार से जो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है वो भी हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वेरिएशन में जो ICMR ने जो टेस्ट किया है वो एलाइजा बेस्ड जो टेस्ट है उसे यूज़ किया है, जबकि जो तमिलनाडु ने टेस्ट का जो मेथड यूज़ किया वो कीमो इम्यूलेनेंस का मेथड यूज़ किया है, जिसमें जो कि ये भी एक ऐसे का ही प्रकार है, लेकिन थोड़ी जो इसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करने का जो मेथड है वो इन दोनों मेथड में डिफरेंट होता है। एलाइजा में जो होता है ये एक पुरानी टेक्निक के हिसाब से होता है, और कीमो इम्यूलेनेंस में जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करने का लेवल है वो बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। तो ऐसे लेवल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी में अगर एंटीबॉडी किसी जनरल बीमारी के कारण भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि जो उसमें कोल्ड है और कोई अदर बीमारियां, जैसे किसी को जनरल फीवर भी अगर हो गया है तो उसमें भी ये जो एंटीबॉडी हैं वो डेवलप हो जाएंगे। और एंटीबॉडी डेवलप होने की स्थिति में जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आने की जो स्थिति है वो इसकी बन जाएगी। ऐसी स्थिति में जो तमिलनाडु में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन्हें इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जो वहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए तमिलनाडु का जो फर्स्ट और सेकंड सीरोलॉजिकल सर्वे था उसका जो डाटा है वो अभी चौथे सीरोलॉजिकल सर्वे के समान ही देखने को मिला है। इसलिए जो तमिलनाडु है वो अभी मेजर कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य एग्जांपल जो केरला का है, केरला में भी अभी जो केसेस हैं उनका जो नंबर है वो राइज़ हो रहा है। इसका कारण वहाँ पर जो अभी कुछ समय पहले जो छूट दी गई थी उसका कारण भी ये नंबर जो है वो बढ़ सकता है। जैसे कि
ईद के टाइम पे जो वहाँ पर 3 से 4 दिन की जो छूट दी गई थी, उसके कारण भी ये नंबर बढ़ रहा है। इसके अलावा आगे जो ओनम आ रहा है, ओनम के चक्कर में भी जो छूट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, उसमें उसके द्वारा भी जो केसेस हैं उनका नंबर बढ़ने की संभावना है। तो इस प्रकार जो रेस्ट्रिक्शन लगाने का जो गवर्नमेंट का काम है वो अभी वहाँ पर उनको शुरू कर देना चाहिए। और जो रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद में जब लोगों का जो आवाजाही बेमतलब की रुक जाएगी, तो उससे जो पॉजिटिव आने की जो रेट है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो सीरो सर्वे में जो भी डाटा अभी निकल के आया है उसका जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो करना चाहिए। और इस बेस्ट इंटरप्रिटेशन करके जो केसेस हैं और केसेस के साथ में हॉस्पिटलाइजेशन और एंटीबॉडीज़ को लेकर जो भी डेवलपमेंट उनके लेवल पर किया जाना चाहिए वो डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि जो थर्ड वेव है उसमें नुकसान कम से कम भारतीय जनता को हो सके। तो इस आर्टिकल में सिर्फ यही बात बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में जो गवर्नमेंट ने एक पीरियोडिक लेबर का जो सर्वे होता है उसका जो डाटा है वो प्रदर्शित किया गया है, जिसे PLFS कहा जाता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। ये जो भारत में लेबर का जो पोजीशन होता है उसे दिखाता है। ये जो कंडक्ट किया गया है 2019-20 के लिए कंडक्ट किया गया है, उसका डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। इसमें LFPR जो है, लेबर फोर्स्ड पॉपुलेशन रेशियो है। इसमें जो पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन रेशियो है, इसमें जो लेबर होती है, फोर्स लेबर जो की जाती है, उसका जो पार्टिसिपेशन है उसका रेशियो LFPR में दिखाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा WPR एक और डाटा यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहा जाता है। वर्कर पॉपुलेशन के हिसाब से जो वर्कर का रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से ही इसे डिफाइन किया जाता है। तो इसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR कहा जाता है। और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, जो बेरोज़गारी की जो दर है भारत में, उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा जाता है, उसका डाटा भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें इस आर्टिकल में जो मेन जो कंसर्न दिखाया गया है वो आर्टिकल के जो अभी PLFS का जो डाटा है प्रदर्शित हुआ है उसके ऊपर दिखाया गया है। इसमें एक मेजर और इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि जो कई डाटा हैं उनमें पेंडेमिक के इस टाइम में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है और डाउनफॉल की जगह। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही है कि जो स्टैटिकल जो हमारा डाटा है उसे हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और इस प्रकार अगर इसमें कोई फॉल्स डाटा अगर अवेलेबल है तो उस फॉल्स डाटा को हमें रिमूव करना चाहिए और जो एक्चुअल सिचुएशन है उसे प्रदर्शित करना चाहिए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी घटा है, इसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इसमें घटा है। आप देखेंगे कि जो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक के टाइम पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ये हम सब लोग देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों के पास में काम नहीं है, सैलरी जो है लोगों की वो भी कम हो गई है। लोगों के पास में सैलरी या तो मिल नहीं रही है, या मिल रही है तो कोई आधी या किसी को चौथाई इसी तरीके से मिल रही है। और ऐसी स्थिति में जो डाटा निकल के आया है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोज़गारी जो है वो घटती हुई नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार का डाटा यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। कहा है जो वर्क फोर्स का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी इसमें बात की गई है कि जो वर्क फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें चेंजेस कुछ देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसका जो रेशियो है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो बाहर से पेड वर्कर मंगाने की बजाय जो फैमिली के मेंबर हैं उनका ही यूज़ कर रहे हैं, उनसे ही काम करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो बाहर अगर देखेंगे आप तो पेड वर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो बढ़ा है, लेकिन जो अनपेड जो लोग होते हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, वो उनका जो रेशियो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कि वुमेन जो है उनका मेजर रोल है। मेजर जो इसमें भूमिका निभाई जा रही है वो वुमेन के द्वारा ही निभाई जा रही है।
इस प्रकार का डाटा यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो इस डाटा पर बहुत ही कम देखने को मिला है, मिनिमल देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जो जो स्थिति है वो इस डाटा में बयान की गई है कि पैंडेमिक का जो असर है वो हमारे देश के डाटा स्ट्रक्चर पर कभी नहीं पड़ता है। ऐसे कोई भी स्थिति, कैसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, डाटा हमारे यहाँ पे एकदम परफेक्ट ही रहता है। तो उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। और साथ ही जो हमारा जो स्टैटिकल जो सिस्टम है उसे मजबूत करने की वो बात कही गई है कि हमें ग्राउंड लेवल पर जो है ये डाटा कलेक्ट करना चाहिए। और जो छोटी छोटी कमियां हैं हमारे PLFS के डाटा में, उस कमी को दूर कर कर जो डाटा है वो प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि जो एक्चुअल सिनेरियो है वो हमें दिखाई पड़े। तो इस डाटा में कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, आइए उनको देखते हैं। दोस्तों, इस डाटा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पहले से काफ़ी कम इसमें दिखाई गई है। और 6.1% 2017-18 में हुआ करती थी, जो 2019-20 के डाटा में आप देखेंगे कि 4.8% आपको देखने को मिली है। तो बेसिकली जो ये डाटा है वो 2019-20 के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो पेंडेमिक का जो असर है वो काफ़ी कम देखने को मिला है। पेंडेमिक का जो इसमें असर है वो खाली आप देखेंगे मार्च और अप्रैल के मंथ में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो ये डाटा है वो इस प्रकार का प्रदर्शित हुआ है। मेजर जो इसमें बात है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 2017-18 की तुलना में 19-20 में कम हुआ है। इसके अलावा LFPR जो है वो 36.9 से 40% बढ़ गया है। जो फोर्स लेबर है वो बढ़ गया है। और वर्कर पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो भी 34% से 34% से 38% हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है लेबर के साथ में, वो अभी लास्ट 3 ईयर में बढ़ा हुआ देखने को मिला है। और इस प्रकार से जो लोगों के पास में काम है, वो काम की भी कोई कमी नहीं रही इन लोगों के पास में। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो उसमें कमी आई है। तो बेरोज़गारी में कमी आई है, तो ये एक अच्छी बात इस डाटा में देखने को मिली है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि GDP का जो लेवल था वो आप देखेंगे कि जनवरी-मार्च 2018 में 8.2% था, जो जनवरी से मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 3.1% पे आ गया था। लेकिन इसमें जो ये इकोनॉमी का जो कंट्रैक्शन था वो 23% तक आपको देखने को मिला था अप्रैल से जून के बीच में। ऐसी स्थिति में भी जो बेरोज़गारी है उसमें काफ़ी कमी हमको देखने को मिली थी। इसके अलावा जो वर्कर की कैटेगरी है उसमें अनपेड जो हमने बताया आपको कि जो फैमिली वर्कर्स हैं उनका जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है। और लास्ट 3 ईयर्स में फैमिली वर्कर्स के द्वारा ही जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो कार्य कर रहे हैं उनको देखा गया है कि जो ये फैमिली वर्कर्स के द्वारा उनसे काफ़ी ज़्यादा काम कराया जा रहा है, जो कि अनपेड जो फोर्स है। इसलिए जो वर्क फोर्स का जो इंक्रीमेंट है वो 2.9% तक बढ़ा हुआ इसमें देखने को मिला है। तो इस स्थिति के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कैटेगरी है वो उसमें वर्क फोर्स का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला है। लेकिन अनपेड जो फैमिली हेल्पर है उनका जो रेशियो है वो बढ़ा है। इसके साथ ही जो PLFS का सर्वे है उसमें अप्रैल-जून में जो डाटा था वो नेशनल लॉकडाउन का यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था उस क्वार्टर में 14% तक चला गया था। और जो अर्बन एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 20% तक देखने को मिला था। इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन था वो उसके कारण से जो मंथली सैलरी थी वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई बताई जा रही है अप्रैल-जून 2020 से अप्रैल-जून 2019 के दौरान के कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन का जो के कारण जो सैलरी में इंक्रीज़ हुआ था वो 2% का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और मंथली जो अर्निंग थी सेल्फ एम्प्लॉयड की वो उसमें 16% की कमी देखने को मिली थी। डेली वेजेस वाले जो लोग थे जो रोज़ के अपने इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे, कैजुअल वर्कर जिन्हें कहा जाता है, जिनके पास वर्ष के कुछ समय के लिए ही कार्य होता है, तो ऐसे लोगों को कैजुअल वर्कर कहा जाता है, जिसमें
इनके इनकम में 5.6% की जो कमी है वो देखने को मिली थी। इस प्रकार जो रियल मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी 7.6% की कमी हमको देखने को मिली है। तो इस प्रकार से PLFS का ये कुछ डाटा है। तो उससे कुल मिलाकर जो इस डाटा में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है वो इंटरप्रिटेशन इसी प्रकार से दिया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी की जो दर है वो बढ़ी है, और जो लोगों के इनकम में या किसी अन्य सैलरी में या उनकी जॉब में जो कोई कमी आई है वो बहुत ही कम लेवल पर आई है, या तो उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। चेंज हुआ है तो वो इस प्रकार से हुआ है कि देश के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। जबकि जो अभी हाल ही में हमें कई डाटा देखने को मिल रहे थे, उनकी डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस सिनेरियो काफ़ी इसमें उल्टा दिखाई देता है। लेकिन जो PLFS का डाटा है उसमें इस प्रकार की जो बात है वो साझा की गई है अभी सरकार के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर बात की गई है, और हाल ही में जो पेगासस का जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न अभी चल रहा है, जिसके कारण जो संसद है उसमें भी काफ़ी हंगामा मानसून सत्र में हो रहा है, तो उसको लेकर इसमें बात की गई है कि जो पेगासस वायरस जो इसका जो प्रॉब्लम अभी हुआ है उससे जो यहाँ देश के जो नागरिक हैं उनके ह्यूमन राइट्स को और सिविल लिबर्टी जो होती है उनकी जो आज़ादी होती है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इसी प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। पेगासस को लेकर काफ़ी आर्टिकल्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं, और उससे हमें यही निष्कर्ष देखने को मिला है कि अगर सरकार के द्वारा इसका कृत्य को किया गया है तो भारत की जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी के ऊपर यह बहुत ही बड़ा संकट है, और अगर ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहेगी तो सरकार और जो सिस्टम है उसके प्रति जो लोगों का विश्वास है वो उठ जाएगा। वैसे भी ये बहुत कम लोगों का सिस्टम पे विश्वास बचा है, और अगर सरकार के द्वारा अगर इस कृत्य को नहीं किया गया है तो इस कृत्य को जिन लोगों ने भी किया है उसे इसकी सज़ा दिलाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और देश के जो प्रभुत्व लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का सर्विलेंस करने की जो कार्य है उसे रोकना चाहिए और इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। आप देखेंगे कि इज़राइल में एक केस हुआ था, उस केस के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में ये कहा था कि जो लोग हैं उन्हें, जो भी अपराधी उन्हें आप पकड़ते हैं शक के बिना पर, तो शक के बिना पर उन्हें पकड़ने पर तो उनके साथ में जो बुरा व्यवहार है आप नहीं कर सकते, एक अपराधी के जैसा व्यवहार उनके साथ में नहीं किया जा सकता। उसमें उन्होंने कई गाइडलाइन दी थी जिसमें कि जो हथकड़ी है उसे ज़्यादा कस के नहीं बांधने जैसे भी गाइडलाइन उसमें शामिल थी। तो इस प्रकार जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका हर जगह पे जो है संरक्षण उन्हें दिया जाता है, और इंसान को इंसान की जैसे ही ट्रीट करने की बात कही जाती है। तो इस आर्टिकल में भी यही बात की गई है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका जो उल्लंघन है वो उसमें नहीं होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट का जो विंग है उसने भी इसी प्रकार की जो गाइडलाइन है वो 2014 में ही जारी की गई है, और जो ह्यूमन राइट्स की जो यूनाइटेड नेशंस की ये विंग है उसके द्वारा भी जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी जो डिसीजन है वो लिए जाते रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिली है, और पेगासस से रिलेटेड जो भी डाटा अभी अवेलेबल हुआ है, जो NSO ने अपनी जो रिपोर्ट अभी जारी की है उसमें भी इस प्रकार की बात कही गई है कि जो हमें ट्रांसपेरेंसी है वो हम लोग बनाए रखते हैं, उसके विपरीत इस प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। तो इसके लिए जो सरकार है उन्होंने अभी कोई कदम नहीं उठाया है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। तो केंद्र सरकार इसीलिए कोई भी स्टेप लेने से अभी कतरा रही है। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए, जिससे कि देश का तो नुकसान हो ही, साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं और उनकी जो आज़ादी है उसको भी नुकसान पहुँचे। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। तो इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो भारत में जो एजुकेटर्स हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर की गई है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जो स्तर है वो हमारे देश में काफ़ी बढ़ गया है पैंडेमिक के चलते,
तो पैंडेमिक के चलते जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें इंटरनेट है और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका जो यूज़ है वो भी बच्चों के द्वारा काफ़ी बढ़ गया है। तो वो काफ़ी एडवांस इस लेवल पर हो गए हैं। इसीलिए जो इसमें आर्टिकल में बात की गई है कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और जो एक टेक्नो सेवी जो वर्ड का यूज़ किया जाता है उस प्रकार टेक्नो सेवी उन्हें बनना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो अपना एजुकेशन का जो उनका एक ट्रेडिशनल तरीका था क्लासरूम वाला उससे हटके अभी इस तरीके पर आना पड़ेगा और इस प्रकार की चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सके। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसे भी एक अभियान की तरह इस टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम को चलाना चाहिए और टीचर्स को एक ब्रॉड लेवल पर जो है ट्रेनिंग मुहैया करानी चाहिए जिससे कि वो टीचर इन सब चीज़ों को यूज़ करने में और आसानी से अपनी जो टीचिंग का जो काम है वो जारी रखने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें दी जानी चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है जो पहुंच है वो सभी लोगों तक बन पाए इसके लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार जो इस आर्टिकल में यही बात कही गई है जो क्रिएटर्स हैं उनको भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों कल आपको बता दें कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी को लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल पेमेंट का रूप होगा। इसमें जो कैशलेस ये होगा और इसका जो मोड रहेगा वो वाउचर के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जो कैशलेस और संपर्क रहित जो पैसा है वो पहुंचाने का इसका काम रहेगा। इसमें वाउचर के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन में इसका उपयोग होएगा और कैश की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी, ना ही इसमें टच कुछ भी होगा। डिजिटल गवर्नेंस के जो हमारी जो सरकार है उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही सहायक होगा। इसमें बताया जाता है कि जो बेनिफिट जो भी हम लोगों को देते हैं वो बेनिफिट डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो पाएगा और जो ये वाउचर है वो वाउचर को में इसमें जो भी संदेश निहित होगा या जो भी इसमें पैसा निहित होगा वो उसका जो उपयोग है वो उसके अलावा जिसके लिए इसे बनाया गया है उसके अलावा अन्य किसी रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो इससे जो इसका मिसयूज़ है वो होना बंद हो जाएगा और इस प्रकार जो बेनिफिट है वो जिसके लिए इशू किया गया है उसी को मिल पाएगा। तो इस प्रकार की कवायद जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है और हाल ही में इसे प्रधानमंत्री के द्वारा ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। इसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो या तो बार कोड के जरिए होगा या एक मैसेज जो है वो बेनिफिशरी को दिया जाएगा, उस मैसेज के ज़रिए ही वो इसे इस वाउचर को यूज़ कर पाएगा। तो इस प्रकार ई-रूपी को इसमें लॉन्च किया गया है और जो डिटेल जो आर्टिकल है वो हमारी वेबसाइट सिविल सर्विसेज हब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो अभी एक नई तकनीक का जो यूज़ है वो अभी किया जा रहा है जिसमें कि वनस्पतिक जो सत्व होते हैं जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उन्हें कमरे के तापमान पर एक नैनो एनकैप्सुलेशन की नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इनकी घुलनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इनकी घुलनशीलता को बढ़ाने से तो इस प्रकार से इस प्रणाली को जो है भारतीय जो कि चिकित्सकों के द्वारा अभी डेवलप किया गया है। इससे जो मेन यूज़ ये होगा कि किसी भी वनस्पति तेल में अगर इसे किसी भी दवाई के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं जो सत्व होते हैं उन्हें अगर उसमें अगर यूज़ करना होगा तो इस टेक्निक के द्वारा आसानी से घोलकर और नैनो वाहक के रूप में उसे उपयोग किया जा सकेगा। तो दोस्तों आज की द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।